अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। आज हम आपको प्रैक्टिकल सीरीज में बताएंगे शेकर इंक्यूबेटर का सही तरीका इस्तेमाल और इसका प्रिंसिपल और इसका पर्पस। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक पावर का बटन होगा। इस सारे सिस्टम को ऑन करने से पहले, इसको समझने से पहले, सबसे पहले आपको इसका पावर ऑन का बटन प्रेस करना होगा। इसको हम जेंटली प्रेस करेंगे। अब ये पावर ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी टेम्परेचर की रेगुलेशन होगी, यहाँ पे टाइम की और यहाँ पे स्पीड की, यानी कि स्पीड की हम आरपीएम के थ्रू करेंगे। टाइम हम इसका आवर्स में भी सेट कर सकते हैं, मिनट्स में भी कर सकते हैं। और उसके अलावा टेम्परेचर हमें चेक करना होगा कि हीट ऑन करनी है या हीट ऑफ करनी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे बैक्टीरियल कल्चर्स इंक्यूबेट हुए हुए हैं और जिसके लिए हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें हमने 1 डे की इंक्यूबेशन दी है, यानी कि 24 आवर्स के लिए। अगर आपको 48 आवर्स के लिए देनी है तो आप उसके हिसाब से आवर्स भी रख सकते हैं। अगर आपको उससे भी ज़्यादा आवर्स के लिए देनी है, मल्टीपल डेज के लिए देनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसका टाइम सेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इस वक्त इसकी शेकिंग स्पीड जो है 150 आरपीएम पे की हुई है, जो कि आप देख सकते हैं इस पे मैंने सेट की हुई है। अदरवाइज आप चाहें तो इसकी आरपीएम जो है यहाँ से ऊपर और नीचे करके चेंज भी कर सकते हैं। मोस्टली बैक्टीरियल कल्चर्स को 100 to 150 आरपीएम के करीब ग्रो किया जाता है, इसलिए हमने 150 के करीब जो है इसकी आरपीएम सेट की हुई है। इसकी एजिटेशन और स्पीड जो है वो उसके कल्चर्स की डिमांड के अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज की जाती है, क्योंकि कुछ सेंसिटिव कल्चर्स को लाइटर एजिटेशन चाहिए होती है, स्मॉलर रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से हम उसको सेट करते हैं। कुछ को ज़्यादा फ्यूरियस एजिटेशन चाहिए होती है, उसके लिए हम इसकी आरपीएम जो है वो मैक्सिमम सेट करते हैं, दैट कैन लीड टू 200 आरपीएम और 250 आरपीएम। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टाइम मेंशन है। टाइम मैंने जो है इसका 24 आवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है, और जो कि ऑलरेडी सेट हो रहा है, जिसमें आवर्स और मिनट्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर है, चूँकि मैंने इसे अभी ऑन किया है, रूम टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्रीज था और इस वक्त इसको हमें 37 डिग्रीज चाहिए, तो इसका टेम्परेचर अभी हमने ऑन किया है और ये हमने 37 सेट किया है। अब इस 37 को रीच करने का इसको टाइम चाहिए। ये अभी 31 से 32 पे आया है और अभी ये 37 तक जाएगा और इस पर सेट हो जाएगा। और अभी इसके 7 आवर्स हो चुके हैं और ये 24 आवर्स तक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक लिड है जिसको हम ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं और इसमें कल्चर रखते हैं। अगर हमें ये कल्चर्स को शेकिंग के दौरान हमें चेक करना है तो उसके लिए हम इसकी लिड को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शेकर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। बहुत सारे शेकर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं होते, उसमें स्टॉप का बटन होता है, उसमें आपको स्टॉप करना होता है और उसको फिर रीस्टार्ट करना होता है। लेकिन चूंकि इसको ऑफ कर दिया और ये ऊपर तक जाएगा और ये उस वक्त तक नीचे नहीं आएगा जब तक आप इसको पुल डाउन नहीं करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 कल्चर जो हैं वो इंक्यूबेट हो रहे हैं। इस शेकर को हम ऑर्बिटल शेकर इंक्यूबेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ना सिर्फ शेक करता है बल्कि इसमें टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है। बहुत सारे शेकर्स ऐसे होते हैं जो कि शेकिंग तो करते हैं बट उसमें टेम्परेचर इंक्यूबेशन नहीं होती, तो उन्हें सिंपल शेकर्स कहा जाता है। इसी तरह के कुछ और शेकर्स भी होते हैं जिनको हम मिक्सर्स भी कहते हैं, यूरोट्रेडर्स भी कहा जाता है या 3D शेकर्स भी कहा जाता है, जिससे जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो मिक्सिंग के लिए यूज़ होते हैं। जैसे माइक्रोप्लेट शेकर्स भी होते हैं, लेकिन उनमें ऑर्बिटल शेकिंग नहीं होती, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस तरह के शेकर्स में जो है वो राउंड रोटेशन होती है, इसलिए हम इसको ऑर्बिटल शेकर कहते हैं। और क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, इसलिए इसे ऑर्बिटल शेकर इंक्यूबेटर कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड जो मूव कर रहा होता है और इसके ऊपर रखे हुए होते हैं ये क्लैम्प्स होते हैं। जो भी आपका फ्लास्क होगा या आपका कोई भी रिएजेंट बॉटल है या आपके कल्चर जिस भी चीज़ में है वो इस क्लैम्प्स में इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली फिट होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कल्चर की बॉटल है इसमें ये 250 ml की है, इसलिए हम इसको छोटे क्लैम्प में फिक्स करेंगे। अगर हम इसको ये बड़े साइज़ के भी क्लैम्प्स हैं और इसमें छोटे साइज़ के भी हैं। ये तकरीबन 1000 ml की फ्लास्क का क्लैम्प है। यहाँ अगर मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करूँगी तो ये रोटेट करते वक्त कोलैप्स कर जाएगा, इसमें फिट नहीं आएगा। या मैं छोटे क्लैम्प में डालने की कोशिश करूँगी तो ये इसके अंदर ही नहीं जाएगा और ये फिर ब्रेक हो जाएगा। ये अपने स्टैंडर्ड साइज़ के क्लैम्प के अंदर ही जाएगा, जो कि 250 ml का है।
ये तकरीबन 1000 ml के लिए है और ये तकरीबन 100 ml की फ्लास्क के लिए है। तो हर फ्लास्क के लिए, हर साइज के लिए एक स्टैंडर्ड क्लैंप का साइज आता है जिसके अंदर वही फ्लास्क फिट हो सकती है ताकि शेकिंग के दौरान वो टूटे नहीं। और इस बात का भी ध्यान रहे कि 2 क्लैंप्स जो है उनके दरमियान फासला होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 क्लैंप्स बिल्कुल साथ लगे हुए होंगे, उससे ये होगा कि दोनों फ्लास्क जो है वो आपस में इनके कोलैप्स करने का खतरा होता है। तो बेसिकली ये हमारा ऑसिलेटिंग बोर्ड होता है जिसके ऊपर ये क्लैंप्स फिट होते हैं। इन क्लैंप्स को आप मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, इनकी पोजीशन भी चेंज की जा सकती है और इन क्लैंप्स का साइज भी चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 फैंस हैं जिससे जो है हीटिंग कंट्रोल की जाती है। अगर हमें हीटिंग ज़्यादा चाहिए तो इससे हॉट एयर आएगी और अगर हमें थोड़ा डाउन टेम्परेचर चाहिए तो इससे कोल्ड एयर आना शुरू हो जाएगी ताकि हमें डिज़ायर्ड टेम्परेचर जो है वो हम अचीव कर सकें। और इसका मकसद ये होता है कि बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंटरनल एनवायरनमेंट की टेम्परेचर को फ्लक्चुएट ना करे, क्योंकि जब हम इसमें लिड क्लोज कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको जेंटली क्लोज करेंगे तो इसके अंदर जो है ऑटोमेटेड टेम्परेचर जो है हम वही अचीव करेंगे और बाहर का इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर के बाहर को क्या टेम्परेचर है इसके अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जिस कल्चर को हमें इंक्यूबेट करना है हम इस ऑर्बिटल शेकर इंक्यूबेटर के थ्रू हम इसमें रख देंगे कल्चर्स को और हम उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट भी करेंगे और हमें अपने एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुली अचीव भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ खास ध्यान में रहे कि इसको प्रॉपरली पावर ऑफ किया जाता है। जब आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आप पावर ऑफ कर देंगे, उसके बाद आप इसकी लिड को जेंटली ओपन करेंगे। इसको आपने हार्शली ओपन या क्लोज नहीं करना, अदरवाइज ये लिड डैमेज हो सकती है। वंस ये लिड डैमेज हो जाए तो उसके बाद ये शेकर जो है वो वर्किंग नहीं रहेगा। इसलिए काइंडली मेक श्योर कि जब भी आप इसकी लिड को ऊपर और नीचे करें, इसको बहुत एहतियात से और आहिस्ता तरीके से ऊपर करें और उसको क्लोज करें। और जब आपका एक्सपेरिमेंट हो जाए, उसके डेज और टाइम और टेम्परेचर अचीव हो जाए तो उसके बाद आप अपने फ्लास्क जो है वो उसमें से रिमूव कर दें। फ्लास्क रिमूव करने के बाद जब आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए, ये चीज़ भी आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि आप ये देख लें कि साइड पे कोई स्पिल ना हो, कोई चीज़ ब्रेक डाउन ना हुई हो। अगर तो कोई चीज़ टूट चुकी है या कोई स्पिलेज हो चुका है, अव्वल तो उसे क्लीन करें और उसको लैब में फर्दर जो है उसको रिपोर्ट किया जाए और उसको इन्फॉर्म किया जाए इमीडिएटली कि यहाँ पे जो है ब्रेकेज हुआ है या स्पिलेज हुआ है, ताकि इंस्ट्रूमेंट की मेंटेनेंस जो है हम अचीव कर सकें। शेकर इंक्यूबेटर्स का इस्तेमाल माइक्रोबायोलॉजी के लैब में, बायोकेमिस्ट्री में और सेल कल्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है और एजिटेशन कंट्रोल होती है और ये हमारे डिजायर्ड एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि एंजाइम के रिसर्च के लिए, सेल कल्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So if you do like our videos, kindly like to our channel and subscribe for more updates. Thank you.